अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। रमीज़ राजा के आने के बाद इतनी तेज़ी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये तब्दीलियां रूनुमा आखिर क्यों हो रही हैं? कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है रमीज़ राजा से? ये सवाल बहुत तेज़ी से जन्म ले रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में ये तमाम तर तब्दीलियाँ रमीज़ राजा से जुड़ी हैं या इसके महरिकात कुछ और है? इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में आखिर चल क्या रहा है, क्या असल कहानी है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, और फिर मोइन खान और आकिब जावेद की पीसीबी में एंट्री की बात क्यों की जा रही है? तानिया मलिक जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनको पाकिस्तान वुमेन का हेड लगाया गया है। क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पाकिस्तान में कोई वुमेन क्रिकेटर हमारे पास ऐसी नहीं थी जिसको पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का हेड लगाया जाता? वकार मिसबा के बाद पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान चले गए, जो कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर भी है। वसीम खान ने इस्तीफ़ा दिया, जिससे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक रस्मी सी मीटिंग की और उसमें तमाम तर लोगों ने एक दूसरे की तारीफ़ की। वसीम खान ने रमीज़ राजा की और पीसीबी की तारीफ़ की, रमीज़ राजा ने वसीम खान की तारीफ़ कर दी और इस तरह ये मामला एक साइड पे लग गया। वर्ल्ड T20 होने जा रहा है, हमारी क्या तैयारियां हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये इतनी तेज़ी से तब्दीलियां T20 वर्ल्ड कप से करीब करीब क्यों हो रही हैं? हमें क्या इससे कोई डैमेज हो सकता है या फिर ये तमाम तर चीज़ें एक प्रोसेस के तहत, एक रूटीन के तहत मैटर हैं और क्रिकेटर्स को इससे कोई इस पे कोई असर रसूख नहीं पड़ेगा, क्रिकेटर्स की ज़हनियत पर भी और क्रिकेट के जो मयार है उस पर भी कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माजरत कर ली और बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है शोएब जट ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं और मेरा ख्याल है आप उन्हें सुनते रहते हैं, उनके अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी और दीगर चैनल्स पर भी बहुत वोकल हैं, आउटस्पोकन है, किसी चीज़ से डरते नहीं और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो बात जैसी है वो पहुंचा भी देते हैं और बहुत ज़्यादा खबरें होती हैं शोएब के पास, अंदरूनी खबरें। शोएब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इज्जत अफजाई दी। तमाम इज्जतें अल्लाह की हैं, वरना हमारी क्या औकात, हम तो बंदे खाक हैं। सर नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शोएब जो मेरा ख्याल है हमें बतौर आप एंकर हैं, मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम, कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब दूसरे का काम देखते हैं तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सही बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़बरों से मुझे भी मिलती हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम का उसको हिस्सा भी बनाता हूँ। शोएब पहले ज़रा शुरू कर लेते हैं, रमीज़ राजा के आने के बाद एक तो आप रमीज़ राजा को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ज़रा वकार मिसबा की तब्दीली से शुरू करता हूँ। वकार यूनुस का एक इंटरव्यू था, आपको भी पता होगा, उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता था क्या होने वाला है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसके ये सारी तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से क्यों हो रही हैं? क्या इसका सारों का ताल्लुक रमीज़ राजा के आने से है? ये थोड़ी देर बाद वकार उसका एक और इंटरव्यू ऑन एयर होने वाला है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैंने वकार उसका इंटरव्यू किया, उसमें वकार कहते हैं कि उन्होंने मिसबाहुल हक से किसी किस्म का मशवरा नहीं किया। अच्छा। मिसबा का इस्तीफा आया, उन्होंने भी नोश्ते दीवार पढ़ लिया और उसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो उनका कहना है कि उन्हें किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। हालात ऐसे हो गए थे कि अगर वो रिजाइन ना करते तो भी कहानी खत्म हो जाती, तो उन्होंने यही समझा कि बेहतर तरीके से क्विट किया जाए, तो उनको किसी किस्म का रिग्रेट नहीं है। मामला ये है कि ये कोई नई कहानी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक रीत है, वो रीत जो है वो आगे बढ़ी है। एक नया बॉस आता है और जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उन सबको एग्जिट लेना पड़ता है, एग्जिस्ट से एग्जिट तक की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। अब अगर कुछ लोग जो है वो इस पे बड़ा हैरान हो रहे हैं कि ये एकदम क्या हो गया है क्रिकेट बोर्ड में, लोग क्यों जा रहे हैं, तो उसका जवाब ये है जा नहीं रहे, वो भेज दिए जाते या उनको कह दिया गया है कि खुद चले जाएं वरना भेज दिए जाएंगे। तो इस तरह के मामलात हैं। अभी तो बहुत सारी और खबरें आनी हैं, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे और लोग जो हैं वो चले गए। हाँ, ये बात है कि पीसीबी के अखाड़ पछाड़ की अभी मज़ीद खबरें कुछ आ भी रही हैं, जैसा आपने खुद भी कह दिया। मुझे ये बताएं शोएब कि हम जब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इतनी मतलब अजीब सी और इबाम वाली सिचुएशन, और वर्ल्ड कप करीब है, चंद कुछ अरसा रह गया है, आप 2-3 वीक कह लें रह गए हैं, ऐसे मौके पर इतनी तेज़ तब्दीलियां और फिर उन तब्दीलियों का असर जाहिर है क्रिकेट, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं, क्रिकेटर्स तक जाएगा। T20 का आपका चल रहा है ये मामला, कब चल रहा है, उसमें जो परफॉर्मेंसेस हैं प्लेयर्स की, उनको हौसला देने के लिए आपको पता है कि मोहम्मद वसीम भी गए, उन्होंने मिले भी और प्लेयर्स को एक शायद मौका देने की कोशिश भी की गई है कि चलें आप ज़रा परफॉर्म करें। पहले 3 मैचेस का अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो ना आज़म की 35 रन है, 42 रन कोई सुहेब मकसूद के, इसी तरह ये स्कोर चल रहा है। इवन सरफराज डूइंग गुड और हफीज़ बैठे हुए बेंच पे। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि अलग अलग हैं?
तो अगर मैं ये समझता हूँ कि पहले तो ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है? अगर बोर्ड की क़यादत चेंज हुई है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इससे क्या है? इससे पता चलता है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ी हुई है। देखिए, ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो दो हिस्सों में होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा और एक जो है वो क्रिकेटिंग हिस्सा। क्रिकेटर्स का काम है क्रिकेट खेलना, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। अब अगर ऊपर टॉप मैनेजमेंट चेंज हो रही है, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो इससे पाकिस्तान टीम को कोई लेना देना नहीं है। आपका काम है क्रिकेट खेलें, वहां पर रमीज राजा चेयरमैन हो, वहां पे एजाज भट्ट चेयरमैन हो, नजम सेठी हो, एहसान मानी हो, शहरियार खान हो, कोई भी हो, यार आपको इससे क्या लेना देना है? आपका काम है जाके क्रिकेट खेलें। तो किसी तौर पे भी हमें नहीं चाहिए कि हम इन दो चीजों को कनेक्ट करें, या फिर जो इन दो चीजों का सहारा लेना चाहे अपनी परफॉर्मेंसेस को छुपाने के लिए, तो हमें उनको शेल्टर नहीं देना चाहिए, हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए। वैसे तो नंबर्स खुद एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना खोकर साहब के किसी ने सेंचुरी बनाई हो, आप और मैं कह दें कि नहीं जी ये तो बड़ा बुरा खेला है। यार सेंचुरी बनाई है तो हम 27 करेंगे, अगर किसी ने पंजा लगाया हो तो हम 27 करेंगे। अब ये भी नहीं हो सकता कि किसी ने 70 रन दे दिए हो 4 ओवर में या 60 रन दे दिए हो और मैं और आप शान में खिलाफे मिलाने शुरू कर देंगे, जी ये तो ऐसा है वैसा है। भाई बुरा है तो बुरा कहेंगे, अच्छा है तो अच्छा कहेंगे। हमारा काम तो रिपोर्ट करना है, जो हैपेंड होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। यही वजह है कोकर साहब, आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अक्सर आपको भी इस बात पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आपने उसकी फेवर की, उसका हो गया। हम फेवर तो करते ही नहीं, हम यहाँ फेवरेटिज्म के लिए है ही नहीं, हम तो सच बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि किसी साहब को ABC साहब पसंद है, अब हमने ABC के बारे में कुछ कह दिया, उसने ABC के बारे में जो हमने सच कहा उसने वो नहीं सुना, लेकिन उसने हमें अपना विलेन बना लिया। इसीलिए इसी तरह किसी को XYZ जो है नापसंद है, हमने उसकी एक अच्छी बात बता दी कि जी ये उसने अच्छा काम किया, तो भी हम विलेन बन गए। आप और मैं तो हैं ही स्क्रीन पे विलेन बनने के लिए, क्योंकि हमने चापलूसी नहीं करती। बहुत सारे लोग, आपको पता ही होगा, हमारी ही बरादरी में हमनवा बन जाते हैं, चापलूसियां करते हैं, फिर वो जो है ना अपनी जे भी कहलवाते हैं, तो करवाते रहे। मुझे और आपको जे जो है ना वो कोई सरोकार नहीं है सर, कोई सरोकार नहीं है। प्योरिटी एंड सच्चाई, और वही हम जो है लोगों को बयान करते हैं। अच्छा शुएब, अब बात चल निकली है ज़रा लाइकिंग डिसलाइकिंग की, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। मैं ज़रा टीम पे बाकी भी बात करूंगा, फिर ओपनिंग पे थोड़ी सी बात करूंगा आगे चल के और मैटर्स पे। ये बताएं, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले मामले पे हम ये कहते हैं कि फ़ॉरेन कोच ले आएँ तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वो चीज़ें पसंद नहीं करता। आपकी अपनी एक स्टोरी थी, मुझे याद है, जो अभी मैं आपसे पूछ भी रहा था, ऑफेयर था, वो मिकी अर्थर के हवाले से थी। उसकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, उनके भी पसंदीदा प्लेयर्स थे। आपको पता है कि शादाब किस तरह से खेलते रहे, आपको पता है कि बाकी प्लेयर्स किस तरह से खेलते रहे, और अकमल ब्रदर्स को क्यों ना खिलाया गया, ये मेरा ख्याल है इस पर जितनी बात की जाए वो। लेकिन जब लाइकिंग डिसलाइकिंग उनमें भी है, हमारे यहाँ भी है, खाली मिसबा पे इल्ज़ाम लगता है, यार टीम कैसे चलेगी? हमने तो वर्ल्ड कप जीतना है, हमारा फोकस तो वर्ल्ड कप है। अब ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का क्या करें? देखिए, इससे नजरें वो चुरा सकता है जो हकीकत से जो है ना बेखबर हो, जो हकीकत से आशना है। वो कहेंगे ये पाकिस्तान का एक जो है ना वो मिजाज सा बन चुका है। पहले मैं मिकी आर्थर की बात कर लेता हूँ। बिल्कुल मुझे याद है, ये स्टोरी मैंने 2017 में गालिबन की थी, और उस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मुझसे नाराज था, मिकी आर्थर तक मुझसे नाराज थे, कई क्रिकेटर्स जो हैं वो मुझसे नाराज थे, क्योंकि मैंने बता दिया था कि किन क्रिकेटर्स को उन्होंने बेटा बनाया हुआ है, कौन क्रिकेटर उनको डैडी भी कह देते हैं। तो ये एक ऐसा मामला था कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा डेंट डाला। आपको याद होगा उस जमाने में बहुत सारे क्रिकेटर्स को वो फिटनेस के नाम पे बाहर करते रहे, और बहुत सारे अनफिट प्लेयर जो हैं वो बार बार फिटनेस टेस्ट फेल होने के बावजूद टीम में आ जाते थे। वेलकम बैक जी, शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, जरा उसको कंटिन्यू करते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले मामले को। चूंकि ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाले मामले ने ही हमारी टीम में सबसे बड़ा एक खला पैदा किया, और वो है कंसिस्टेंसी का। और ये कंसिस्टेंसी कैसे आती है, दीगर ममालिक पे भी थोड़ी सी बात करके देखेंगे। शुएब, पहले ज़रा बात आप अपनी कंप्लीट कर लें, जो रह गई थी। मैं चाहूँगा ज़रा वो मिकी अर्थर वाली बात हो जाए, फिर मैं उस पर ही एक दो सवालात आपसे और भी करूँगा। बिल्कुल, बात यह है, मिकी अर्थर ऑस्ट्रेलिया में रहे, फिर आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में वो क्या लिखते हैं, जहां जहां वो रहे वहां बड़े मामला जो है वो आते रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा ही हुआ। उनके
जाने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी जो कहानियां सुनाते हैं, जब वो कहानियां कुछ तो हम बता चुके हैं, बहुत सारी हम नहीं भी बता सकते, तो बड़ा अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में होता क्या है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि जब लोकल कोचेज आ जाते हैं, जिन्हें हम देसी कोच कहते हैं या पाकिस्तानी कोच कहते हैं, जब ये आते हैं तो तब पसंद नापसंद यकीन करें अगर फॉरनर कोच के उसमें यहाँ पे होती है तो पाकिस्तानी कोच के उसमें यहाँ पे हो जाती है। मतलब वो इन द स्काई वाला मामला हो जाता है। अब किसी को किसी की जुबान पसंद नहीं होती, किसी को किसी का इलाका पसंद नहीं होता, अजीब सी खिचड़ी पकी होती है। और सब के सब जब बैठकर बात करेंगे तो आप कहेंगे यार माशाल्लाह ये तो बड़े हाजी सुनावले हैं, ये तो किसी के आप जो है ना कुछ कर ही नहीं सकते। फिर आप दूसरे हरीफ को सुनेंगे तो कहेंगे कि यार इसके साथ तो बड़ी जाती है। तो बड़ा अजीब सा मामला है यहाँ पे। एक तो हमारे लोगों में ये फलसफे जो बयान करने वाला मामला है ना, इससे अपना इनर वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुपता नहीं है। अच्छा शोएब, टीम को बैक करते हैं, चलिए जैसा आप खुद भी कह रहे हैं हम सारे मिलकर टीम को बैक करते हैं। मैं ज़रा इस पर आ जाता हूँ। आप मुझे बताएं, हम नए कोचेस की तकर्री का मामला देख रहे हैं, हालांकि वो कंसल्टेंट के तौर पर आ रहे हैं। ये कंसल्टेंट के तौर पर आना मतलब क्या कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा और फिर हम कोई नया कोच या नया कंसल्टेंट देखेंगे, कुछ मामला ऐसे चलेगा आगे? जैसे इंग्लैंड अक्सर करता रहता है, कभी सकलैन मुश्ताक को रख लिया, कभी मुश्ताक अहमद को रख लिया, वो भी ये मामला चलाते रहते। पहले इस पर बात करता हूँ, फिर ज़रा जो नंबर्स पे एक बड़ा झगड़ा है, आपने मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू किया आपने शो में, मैं उस पर भी बात करूँगा, वो नंबर्स वाले झगड़े पर भी। पहले ज़रा इस पर कि क्या हम कंसल्टेंट के तौर पर जो बुला रहे हैं वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए रखेंगे मैथ्यू एडन और फिलेंडर को? देखिए, रमीज राजा एक प्रोग्राम में थे, मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था, तो मेरा ही इनफैक्ट सवाल था। तो उस पर रमीज राजा ने कहा था कि जब वो चेयरमैन नहीं थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को ये मॉडर्न डे क्रिकेट में अब इन होना चाहिए और इस तरीके से अपने कोचेस को जो है ना रखना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म हो, मतलब टूर टू टूर हो। अगर आप यूके जा रहे हैं तो आपको वहां की कंडीशन से आहंग करने वाले कोचेस होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहां के लोगों को लें। आप जो है वो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, वहां तो हमारा जाना नहीं हो रहा कभी से, तो जहां जहां के लोग वहां के लोग हमें हायर करना चाहिए। ठीक है, जो शोएब ये जो सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, मैं इन चीज़ों पर अब बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैं स्क्वाड पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, मैथ्यू एडन पे अभी आप कर भी रहे थे और थोड़ी सी मैं और भी चाहूँगा कर लें। ये बताएं आपके मुताबिक और ज़ाहिर है रमीज़ राजा साहब के मुताबिक डिफरेंट कंडीशंस के डिफरेंट कोचेस फ़ायदा दे सकते हैं पाकिस्तान टीम को, लेकिन ये एक सेटबैक भी तो हो सकता है शोएब। मेरा ये आइडिया नहीं है, मैंने ये बताया कि वो प्रोग्राम में थे तो उनका वो आइडिया, और ऐसा लग रहा है कि वो इस पे अमल पैरा होने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सोच समझ के स्टेप्स उठाने चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और फिर क्या आपको सूट करता है। अब आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या होगा। ये तो कुछ ममालिक ने शुरू कर दिया हुआ है कि टेस्ट फॉर्मेट का अलग कोच हो, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अलग कोचेज हो। अभी हमें कुछ समझने की जरूरत है। रमीज राजा को थोड़ा सा वक्त देना होगा। अभी वो आए हैं और आते ही दो बड़े साने हो गए कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ अच्छी प्लान नहीं आ रही। फिर फेडरल मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वेस्ट इंडीज को भी थ्रेट चली गई है। तो अभी वो इन मामलात में बड़े उलझे हुए हैं, और ऐसे में फिर जो बाकी क्रिकेट बोर्ड की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उससे निपटना, तो मेरे ख्याल थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये वर्ल्ड कप जो है ये संत तय करेगा। बिल्कुल आप ये सही कहते हैं कि मैथ्यू एडन हो या फिलेंडर हो, उन दोनों का कोई मतलब उसका कोचिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिलेंडर जो है वो 2020 में गालिबन आखिरी अपना टेस्ट मैच खेले थे, और फिलेंडर को तो व्हाइट बॉल में उनकी टीम जो है वो T20 नहीं खिलाती थी, और वनडे भी शायद बहुत ही कम होंगे उनके। ये कंसर्न्स अपनी जगह है, सही है, लेकिन बात ये है कि इस टाइम उनको 4 स्टेप उठाने थे। तो 4 स्टेप्स में अवेलेबिलिटी का भी मामला था। पीटर मॉडस्टा उनकी अपनी एंगेजमेंट थी, बाकी दो कोचेज जो हैं जिनका बड़ा नाम हो रहा था, गैरी क्रिस्टन और दूसरे, उनकी अपनी जो है वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी। तो इस वजह से उनको जो है ना जो अवेलेबल लोग थे उनको उन्होंने एंगेज कर लिया। यही वजह है कि उनको कोचेस का नाम नहीं दिया, उनको कंसल्टेंट का नाम दिया है। अब बात यह है कि एक शख्स ने व्हाइट बॉल में खुद बॉलिंग ही नहीं की ज्यादा, तो वो मेगा इवेंट जैसे उसका प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। आपके अपने बैकयार्ड में देखें तो यहाँ उमर गुल जैसा बॉलर मौजूद था जो T20 का नंबर 1 बॉलर रह चुका है और किसी तारुफ का मोहताज नहीं। फिर आपके पास यासिर अरफात जैसा एक फाइनेस्ट
जो है वो ऑलराउंडर था, जो बॉल अच्छा खेल सकता था, सिखा सकता था, बैटिंग से भी अच्छा सिखा सकता था। तो आपको अपने अपने लोकल ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं किए। तो अच्छा शोएब, एक चीज शोएब, आपने भी देखा होगा कि रमीज राजा के अपने कमेंट्स भी बड़े हार्श रहे इस हवाले से। वो ज़्यादा पसंद नहीं करते पाकिस्तान के जो अपने कोचेज आते हैं या पाकिस्तान के सिस्टम से जो कोचेज आते हैं उनकी। पहले भी मैं, जो मुझे लगता है कि उनका माइंड सेट है कि बाहर से ही कोच आए तो वो ज़्यादा बेहतर डील कर सकता है। देखिए, मैंने आपको ये बताया ना कि लोकल कोचेस का ये मामला होता है, ये कड़वा सच है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग यहाँ पर आ जाती है। तो इस डिसलाइकिंग के उसको कम करने के लिए मामला होता होगा। मैथ्यू हेडन की मैं बात कर रहा था कि मैथ्यू हेडन को वो सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं कि आपका माइंडसेट जो है वो एग्रेशन में चला जाए, अग्रेसिव हो जाए, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें। आप देखिए ना, मिसबाह-उल हक के होते हुए आपने अटैकिंग क्रिकेट एक किस्म की भूल गए थे। आप मैचेस जरूर कुछ जीते हैं लेकिन अटैकिंग क्रिकेट खेल के नहीं जीते आप वो मैचेस। तो आपको अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाना चाहिए। ये बड़ा सेटबैक है कि आपकी 2 सीरीज नहीं हुई और फिर नेशनल T20 हो रहा है तो आपके ये कोचेस जो हैं वो मतलब जो कंसल्टेंट है ये आपको अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में बड़ा जो है ना एक झोल सा आ सकता है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के नताइज जो हैं वो बेहतर ना हो। हमारी दुआ है, बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के नताइज बेहतर हो, हम सबकी यही दुआ है। शोएब, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आता हूं तो इस पर भी अब बात करते हैं कि हमारे पास जब मिडिल ऑर्डर है, अब उस मिडिल ऑर्डर को किस तरह से प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, चूँकि मिडिल ऑर्डर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो ज़रा उस पर वापस आते हैं ना ब्रेक से, उस पर भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। शोएब जट मेरे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है इस वक्त ओपनिंग की, बहुत ज़्यादा बात हो गई, हमने उस पर बहुत ज़्यादा बात भी कर दी। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इस पर भी थोड़ी सी बात करके देखते हैं। फिर मैं ज़रा वसीम खान साहब उनके टेन्योर पर और डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी थोड़ी सी आखिर में बात करूँगा। शोएब, ऑप्शंस क्या हैं फिर हमारे पास? अगर हमारे पास फ़खर जमान है, नहीं खेल रहा ओपनर के तौर पे, चौथे पाँचवें पे आएगा तो हम तो उसको ज़ाया कर रहे हैं एक किस्म का। हफीज़ कहाँ खेलेंगे? हफीज़ दूसरे तीसरे पर खेलना चाह रहे हैं, जहाँ तक मुझे भी पता है। आपने तो खुद उनका इंटरव्यू किया तो आपको तो ज़्यादा बेटर पता होगा। हफीज़ दूसरे तीसरे पे खेलना चाह रहे हैं और वो बात भी दुरुस्त है कि वो अपने रन्स ऐड ऑन करते हैं दूसरे तीसरे पर आके, तो वो बड़े फ्रूटफुल रन्स होते हैं। देखिए, यही मसला है हमारा ना। मैंने कहा कि मेकशिफ्ट ओपनर्स को आपने ओपनर बना दिया, उनको मुस्तकिल ओपनर बना दिया, आपने हर एक का रोल तब्दील कर दिया है। तो कोई नए रोल में एडजस्ट हो गया है, कोई नए रोल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, या वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा हमारे लिए, या उतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर पा रहा है जितना हमें चाहिए। मोहम्मद हफीज खुद कहीं ना कहीं उनके स्टैट्स कहते हैं कि वो तीसरे और चौथे नंबर पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको क्या जरूरत है, आप उनको 5वें और 6ठे नंबर पे भेजते हैं, तीसरे चौथे नंबर पे उसको क्यों नहीं एडजस्ट होने देते? तीसरे चौथे नंबर पे आप नए बच्चों को लाके कुर्बानी का बकरा बनाते रहे और वो बच्चे हैदर अली की सूरत में देखें कहां खड़े हैं, या कभी आप आसिफ को मौका देते रहे, खैर उसको तो नीचे मिलता है। जिस चीज को भी आपने 3-4 में फिट करने की कोशिश की वो फिट नहीं हो सका। तो जो फिट था आपने उसको अपसेट क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि वो आपको पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो आपके ऑफिशियल उसको पसंद नहीं था। तो जब आपके ऑफिशियल्स, टीम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, बोर्ड ऑफिशियल्स चेंज करवाएंगे तो टीम की परफॉर्मेंस भी इसी तरीके से डिक्लाइन की तरफ जाएगी। और देखिए, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूं यार, खुदा का वास्ता है, ये एक बोझ पाकिस्तान टीम से हटा दें। और वो बोझ क्या है कि जो आपने एक लफ्ज कह दिया ना कि जी आप यहां नहीं आए, इंग्लैंड, इंडिया अब इनसे बदला पाकिस्तान टीम लेगी। तो यार खुदा का वास्ता उनको मैच तो जीतने दो, उनको कहा यार जाके मैच जीते, बदले का उनका काम नहीं है भाई। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा शोएब, ये बताएं सरफराज के बारे में। उनको रन बनाने की टेंशन रहती है, उनको विकेट लेने की टेंशन रहती है। आपने नहीं भाई, ये बात दुरुस्त है कि आप ये कह रहे हैं कि उनको तो बेचारों को अपने रन और विकेट्स की इतनी बड़ी टेंशन है, तो उन पे बदला लेने का बोझ ना ही डाला जाए, बल्कि उन्हें क्रिकेट खेलने दी जाए। और यही मेरा ख्याल है रमीज राजा का भी अपना मौक़िफ़ भी है और मोटिव भी है, और इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल है इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि यार आप अपनी क्रिकेट खेलें। मुझे ये बताएं शोएब, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो फिर क्या होगा? टीम का मोरल तो। अच्छा शोएब, सरफराज के साथ इशू क्या है? पॉलिटिकल इशू है सरफराज के? अच्छा चले, मैं फिर दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताएं, सरफराज के साथ पॉलिटिकल इशू है
या उसकी परफॉर्मेंस का इशू है? बीइंग अ कैप्टन तो कोई इशू नहीं था सरफराज से, और उसे जिस वक्त हटाया गया वो मेरा ख्याल है, पता नहीं आप उससे एग्री करें या नहीं, लेकिन वो टाइम सरफराज को हटाने का नहीं था, बड़ी गलती थी। अच्छा, वो कहता बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोग या तो जो है वो उनकी याददाश्त कमजोर है, या वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। खैर चढ़ते सूरज के पुजारी होते तो सरफराज को डिक्लाइन की तरफ ना लेके जाते। याददाश्त का बड़ा मसला है। आज कुछ लोग वसीम खान के जाने पर कुछ लोग उनकी बड़ाइयां पेश कर रहे हैं। क्या आपको याद है कि जब सरफराज को वर्ल्ड नंबर 1 कैप्टन को टीम से हटाया जा रहा था, गालिबन पिंडी में ही, वो नहीं मेरे ख्याल से फैसलाबाद में था, फैसलाबाद में या पिंडी में, नेशनल T20 कप ही था अगर मैं गलत नहीं हूं। तो उसमें वसीम खान ने उनसे बात तक करना गवारा नहीं किया था। यही वसीम खान थे। ये वसीम खान सरफराज को कहते हैं कि आप कप्तानी छोड़ दें वरना आपको हटा दिया जाएगा। यार इस लहजे में जब आप वर्ल्ड नंबर 1 कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन से बात करते हैं तो फिर बदबू नहीं आ रही होती बल्कि भपके आ रहे होते हैं। तो आपको बता रहे होते हैं कि ये फैसला तासुब पर मबनी था, ये फैसला किसी तौर भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं था। ये फैसला जो है वो, मैं मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैसला इंतहाई जो है वो गलत फैसला, बुग़्ज़ पर मबनी था। अच्छा मुझे ये बताएं शोएब, हमें डैमेज हुआ है सरफराज के जाने से बहुत ज़्यादा। हालांकि सरफराज की परफॉर्मेंस के इश्यूज मैं भी जानता हूँ थे, सरफराज को परफॉर्मेंस के लिए कहा जा सकता था, परफॉर्मेंस बेटर होने के लिए उससे बहुत ज़्यादा बात हो सकती थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस देना होता है ना, वो बोर्ड का काम है। बोर्ड एक माँ का किरदार अदा कर सकती है और कर भी रही है कुछ प्लेयर्स के लिए। अब ऐसे मौके पे हमारे पास टीम में ही नहीं है सरफराज, जब हम वर्ल्ड T20 खेलने जा रहे हैं। शोएब, मैं आपके व्यूज़ में क्या सरफराज की जगह बनती नहीं थी इस टीम में? देखिए यार, पहले तो हम समझते हैं कि पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सरफराज के साथ हुआ क्या। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अगर आपको इस प्रोग्राम से साइड पे कर दिया जाए, सही है, फिर साइड पे कर दिया जाए, फिर साइड पे कर दिया जाए, एक मौका आएगा आपका कॉन्फिडेंस चेक करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसमें मैनेजमेंट का मसला नहीं है, इसमें सरफराज खुद कसूरवार है, मैं ये समझता हूँ। सरफराज ने पाकिस्तान टीम का सोचा जो सोचना भी चाहिए। जब वो कैप्टन थे, अपना नंबर को नीचे लेते गए, नतीजा क्या हुआ कि बारी कम आने लगी। जब बारी कम आने लगी तो कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू हो गया। एक तो ना हर मैच में बारी आ रही होती है, तो चलो एक मैच बुरा गुजर गया, दूसरा बुरा गुजर गया, तीसरा बुरा गुजर गया, चौथे पांचवें मैच में आपका रिदम वापस आ जाएगा। सरफराज के आप उस टेन्योर को देखेंगे तो बारी कम आने लगी। जब कम आने लगी कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू हो गया। वो अपने से ऊपर बॉलर्स को बैटिंग करने भेज देते थे। आई डोंट नो क्या रीजन था, मिकी कहते थे या उनका खुद का कोई प्लान था, लेकिन क्या था कि पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म कर रही थी, नंबर 1 पे टिकी हुई थी पाकिस्तान टीम। अब उसके बाद जब सरफराज को सारे प्लान के तहत बाहर किया गया, सरफराज को बेंच पे मुसलसल बिठाना शुरू किया गया, तो सरफराज को बिल्कुल आखिर में आके, अब पिछला PSL लगा लें या उससे पिछला, अब आगे सरफराज को एहसास हुआ कि ओहो ये क्या हो गया। तो सरफराज ने अपना ऑर्डर अप किया। आप देखिए सरफराज टॉप 4 में खेलना शुरू हो गए, टॉप 4 में खेलना शुरू हो गए तो रन बनना शुरू हो गए दोबारा से सरफराज से। अब मसला क्या था, जब सरफराज से रन बनना शुरू हो गए तो वहां पे जो कीपर था वो 2021 का टॉप रन गेटर था मोहम्मद रिजवान की सूरत में। अब यहाँ पे मैच पड़ गया कि विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लोगों ने स्मार्टली चीजों को टैकल ही नहीं किया। जब स्मार्टली चीजों को टैकल नहीं किया तो अब आपका चैंपियंस ट्रॉफी का विनिंग कप्तान जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेलना जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक प्लान तरीके से सारे मामला किए गए। यार बड़ी अजीब शोएब, बड़ी अजीब बातें हैं, ऐसी कई कहानियां, कई किस्से हैं। एक कमेंट शादाब पर भी कर दें, फिर जहां इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं तो मेरे आपके दरमियान शादाब की भी बात हो जाए। काफ़ी चांस नहीं मिल गया शादाब को बीइंग ऑलराउंडर, लेकिन बतौर ऑलराउंडर बॉलिंग से मैं उनकी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अब तो खैर बैटिंग से भी बहुत मसाइल हैं, तो शादाब को चांस काफ़ी नहीं मिल गया। यार आप मुकद्दस गाय की बात कर रहे हैं, उस मुकद्दस गाय को तो क्रिकेट बोर्ड में मेरे ख्याल से पता नहीं कहां पे उनको सजा के रखा जाता होगा। एक शख्स परफॉर्म ही नहीं कर रहा, अब परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको बेंच पे बैठना चाहिए।
ठीक है ना, आपका चहीता आप उसको बेंच पे बिठा दें, लेकिन उसको वाइस कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन इसलिए बना दिया कि बाद वो टीम से बाहर ना निकल सके। जी मैं इससे एग्री हूँ कि देखिए हम एक तो मुकद्दस गाय बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम परेशानी का शिकार बन जाते हैं कि हमने करना क्या है, फिर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं, हमें इस बंदे से जान छुड़ानी चाहिए, इन्हीं चीज़ों में हम लगे रहते हैं। शोएब बहुत शुक्रिया, कुछ डिस्कनेक्टिविटी रही आज के प्रोग्राम में, चले खैर है, लेकिन बात पूरी हो गई। वसीम खान चले गए और वसीम खान की 26,50,000 सैलरी बहुत ज़्यादा खलती थी लोगों को, और फिर उनका अपना भी कहना था कि इख्तियारात में कमी आ जाएगी, जो मैं काम करूँगा वो तो रमीज़ राजा भी करेंगे। अब लगता है कोई नया ओहदा एक डेवलप होने जा रहा है डायरेक्टर क्रिकेट का, शायद वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तर्ज पे, इस पर शायद PCB अमल पैरा हो। शोएब जट बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ रहे। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।